नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने सिर्फ ये समझा था कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, किस बुक से पढ़ेंगे, और हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की हमें क्यों ज़रूरत है। ठीक है, वो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वो सारी टर्म्स जो अकाउंटिंग में, वो सारे वर्ड जो हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। तो मैंने तब आपको बोला था कि अकाउंटिंग बेसिकली एक लैंग्वेज है, और उस लेक्चर में हमने क्या किया था, उस लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी है उसको समझने की कोशिश करें। क्यों? जितनी हमें वो वोकैबुलरी अच्छी होती उतनी हमारी इस लैंग्वेज में कमांड आ जाती। ठीक है, आज कुछ चीज़ें थी जो मैंने वहाँ पे बोला था हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैंने छोड़ दी थी, मैंने बोला था उनके बारे में डिटेल में आगे बता दूंगा। आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ क्या था, हमारी वोकैबुलरी अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, हमने कुछ वर्ड्स समझ लिए, बाकी वर्ड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हम समझ लेंगे। ठीक है, वो एक चीज़ कवर हो गया। दूसरा चीज़ जो था, एक लैंग्वेज को समझ लेंगे, उसके रूल्स, उसका ग्रामर, किस बेसिस पे हम अकाउंटिंग उस लैंग्वेज में क्या रूल्स लगाएंगे, क्या ग्रामर होगा। तो आज हम थोड़ा उस रूल और उस ग्रामर के कंटेक्स्ट में कुछ समझेंगे, कुछ रूल्स हम आज समझेंगे, कुछ कंसेप्ट हम समझेंगे। तो हम एक तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो बची हुई है वो डिस्कस करेंगे, और बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट जिनके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करेंगे उनको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा इसी के अराउंड रहेगा। और उसके बाद लेक्चर नंबर 4 से हम बेसिक अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, मतलब हम जर्नल एंट्री करना सीख लेंगे। ठीक है, तो लास्ट में मैंने आपको क्या जो छोड़ा था, मैंने आपको सिर्फ बोला था कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर जो था आपकी बुक में एसेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो मैंने डिस्कस नहीं किया था। आज हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले एसेट क्या होते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, याद है आपको। तो हमने बोला था वो सारी चीजें जो बिजनेस की है, जो विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वो सारी चीजें जो बिजनेस की है वो बिजनेस की एसेट्स कहलाई जाएंगी। जब मैंने अपने शोरूम की एग्जांपल दे दी, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो वहां पर है उस बिजनेस की वहां पर क्या है, वो शॉप खुद से, अगर वो खुद से परचेज कर दी गई, अगर वो बिजनेस की अपनी शॉप है तो वो शॉप है। वहां पे जो फर्नीचर है वो है, वहां पे जो एसी लगा है वो, वहां पे जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जो गुड्स है वहां पे, वो सारे उसके एसेट्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, अगर बिजनेस ने कोई खर्चा कर दिया है बट उसको अभी पे नहीं किया है तो वो उसकी लाइबिलिटी कहलाई जाएगी। ऑल द थिंग्स विच आर ओड, तो हमने दो चीजें समझा था, ओन, OWN, ओन, और लाइबिलिटी OWEO। तो हम देखेंगे किसके कंटेक्स्ट में, बिजनेस के कंटेक्स्ट में। आपने कुछ नहीं करना है, आपने इस चीज के बारे में देखना है क्या बिजनेस इसको ओन कर रही है या ओ कर रही है। अगर ओन कर रही है मतलब ये बिजनेस की अपनी चीज है तो उसका एसेट कहलाएगी। अगर ये दूसरे की चीज है, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी कहलाती। चीज मतलब अगर ये बिजनेस ने मतलब क्या खर्चा कर दिया है बट अभी पेमेंट नहीं की है, या जो फंड्स जो है दूसरे से रेज कर दिए है, तो वो उस बिजनेस की लाइबिलिटीज कही जाएगी टुवर्ड्स दैट पर्सन। अभी जब एग्जांपल्स करेंगे तो क्लियर आ जाए। ठीक है, जैसे एसेट्स का तो मैंने एग्जांपल बोल दिया, लाइबिलिटीज का अगर सपोज इस बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया तो जो पैसा इसने बैंक से लिया है वो क्या रहेगा, इसकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द बैंक। अगर इसने उधार में, लास्ट वाले एग्जांपल में हमने, लास्ट वाले लेक्चर में हमने बोला था कि 6 लाख का माल लिया, उसमें से 2 लाख का उधार ले लिया, तो वो जो 2 लाख का, 4 लाख का सारी उधार लिया था उसमें, तो वो 4 लाख का माल उसको किससे लिया था, एक बंदे से। उसको हमने क्या बोला, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मेरी क्या रही, लाइबिलिटी रही। इसी तरह हमने किसी से उधार लिया पैसा, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। ठीक है, विच आर द थिंग्स, मनी विच इज ओड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। अब हम इन एसेट्स को और इन लायबिलिटीज को फर्दर बाइफरकेट करते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं एसेट्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो करंट हो सकते हैं, मतलब एक एसेट का नेचर अगर देखेंगे, या तो वो करंट एसेट होगा या तो वो नॉन करंट एसेट होगा। इसी तरह से लायबिलिटी भी या तो वो करंट लायबिलिटी होगी या वो नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, अब हम समझ लें कि एक नॉन करंट या करंट क्या होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ एसेट, और करंट और नॉन करंट इन कंटेक्स्ट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि अकाउंटिंग कंसेप्ट को हम थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे। जैसे टिपिकल लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं टीचर से, उस तरह से मैं अकाउंटिंग कंसेप्ट को नहीं कराऊंगा। जहां पे अकाउंटिंग कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे अकाउंटिंग कंसेप्ट कराऊंगा। वंस हमारा सारा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अप टू द बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट को और एक बार देखेंगे क्या हमें इस पे इनकी क्लैरिटी है क्या नहीं है। ठीक है,
बट जहां जहां जरूरत आएगा कोई भी अकाउंटिंग कंसेप्ट वहां हम करेंगे। अभी तक मैंने एक कंसेप्ट आपको बोला है, क्या? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो क्या बोलता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? बिजनेस और बिजनेसमैन आर सेपरेट पर्सन्स। हम जो अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस की अलग करेंगे, बिजनेसमैन की जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस के साथ हो जाएंगे उनको अलग करेंगे। हम हिसाब बिजनेस का रखेंगे, इस बिजनेस में पैसा आया है कि इस बिजनेस से पैसा गया है, इस बिजनेस के सेल हुए, इस बिजनेस का परचेज हुआ है, हम बिजनेस के कंटेक्स्ट में देखेंगे। उस बिजनेस के इनके घर में क्या हुआ है, क्या ट्रांजैक्शन से, हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका हिसाब नहीं रखेंगे। इसी तरह से मैं आज आपको दूसरा कंसेप्ट बोलता हूं, वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जिसको हम दूसरा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोलते हैं। जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, इस तरह से देखते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है। ठीक है, देखो मैंने बोला कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा जो है, सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हमें पता चले कि हमारा फायदा हुआ है कि हमारा नुकसान हुआ है। ठीक है, यही हमारा गर्ज है। वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्स ऑफ डूइंग द अकाउंटिंग इज टू नो वेदर वी आर इन प्रॉफिट और वी आर इन लॉस। ठीक है, अगर पता भी नहीं चलेगा तो काम को आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पीरियड डिफाइन करेंगे ना, तो एक टाइम पीरियड लेंगे, तो उस टाइम पीरियड में हम देखेंगे हमारा फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। इसी तरीके से हम जो अकाउंटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो बिजनेस की जो लाइफ है, अभी हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसका नाम है गोइंग कंसर्न। मैं आज के लेक्चर में सेकंड हाफ में वो अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा सा जरूरत पड़ रहा है इसे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, तो पहले मैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड बोलता हूं। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि ये जो हमारा बिजनेस है जिसकी हमें अकाउंटिंग करनी है, हम जब अकाउंटिंग करेंगे हम एज्यूम करेंगे कि ये बिजनेस कल को बंद होने वाला नहीं है, ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा लाइफ टाइम के लिए। हमें नहीं पता है कब ये बिजनेस बंद होगा। क्यों? जब कोई बंदा बिजनेस करता है वो एक दिन के लिए बिजनेस नहीं करता है। तुम अभी 11th क्लास में हो, और 11th क्लास के जो बिजनेस स्टडीज तुम पढ़ते हो, वहां पे जो पहला ही लेक्चर पढ़ाते हैं जिसमें हम बोलते हैं बिजनेस का मीनिंग क्या है, उधर एक एग्जांपल दी जाती है कि अगर मेरे पास वॉच है और मैंने अगर वॉच को बेच दिया किसी दोस्त को, अगर मैंने 5,000 की घड़ी 6,000 में बेच दी, वन टाइम ट्रांजेक्शन होगी, अब तो मेरे पास घड़ी नहीं है, तो मैं इसको बिजनेस नहीं बोलूंगा। हालांकि मैंने एक ट्रांजैक्शन कर दी, मुझे फायदा भी हो गया, इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस का स्पेशलाइजेशन क्या है, बिजनेस में ये जो सेल एंड परचेज होता है वो रिपीटेटिव होता है, रिकरिंग नेचर का होता है। अगर एक ही बार कोई ट्रांजैक्शन होगी उसको हम बिजनेस नहीं बोलते हैं। तो बिजनेस की स्पेशलाइजेशन है ना कि एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का, कि बिजनेस में रिकरिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक ही ट्रांजैक्शन नहीं होते। इसी तरह से अकाउंटिंग में भी हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि ये जो बिजनेस है इट्स अ गोइंग कंसर्न, द बिजनेस विल गो ऑन फॉर द लाइफ टाइम। 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम बहुत टाइम के लिए बिजनेस कर रहे हैं जिसको हमें भी पता नहीं है। तो ये एक चीज होगी, ये गोइंग कंसर्न बोलता है। आगे मैं बताता हूँ डिटेल में। ठीक है, अभी तक इतना याद रखो। जैसे हमने बिजनेस स्टेट में पढ़ लिया कि बिजनेस का मतलब ये होता है कि जो रेकरिंग हो, जहां पे ट्रांजैक्शन सेल परचेज रेकरिंग हो, जहां पे अगर सर्विसेज नेचर की बिजनेस हो तो रेकरिंग नेचर एक ही बार नहीं होता है, उसको बिजनेस नहीं बोलते। जब रेपिटेटिव नेचर के होती है तभी उसको बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बिजनेस के बारे में अकाउंटिंग में ये बोलते हैं कि इट्स ए गोइंग कंसर्न। ये एक ही साल के लिए नहीं रहेगा, 2 साल के लिए नहीं रहेगा, ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा, इंडेफिनिट पीरियड के लिए रहेगा। तभी उसकी अकाउंटिंग हम उसी को मद्देनजर रखें, जो मैं बताऊंगा आगे कि हम क्या अकाउंटिंग में क्या ख्याल रखेंगे। बट आप गोइंग कंसर्न से ये समझ लो कि ये बिजनेस जो है वो बहुत टाइम के लिए रहेगा। अब ये बहुत टाइम के लिए रहेगा, मुझे तो प्रॉफिट निकालना है, तो क्या मैं बिजनेस आज स्टार्ट करूंगा और जब वो इनडेफिनिट पीरियड आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब मैं देखूंगा मैंने इतने सारे टाइम में प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइफ बहुत बड़ा पीरियड है इसको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करेंगे और उस पीरियड में देखेंगे कि हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। वो जब हमने पीरियड डिफाइन कर दिया उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो हमने क्या कर दिया, इस गोइंग कंसर्न को हमने क्या कर दिया,
एक टाइमलाइन पे डाल दिया, एक छोटा टाइमलाइन ले दिया कि इसमें हम देखेंगे, इसमें हम, क्योंकि हमें एनालाइज भी करना है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग। एनालाइज भी तो करना है ना, तो एनालाइज के लिए जरूरी है कि एक टाइम पीरियड को लिया जाएगा या दूसरे एंगल से देखा जाए। मुझे जानना है कि मेरा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो मैं एक टाइम पीरियड लूंगा, तो मैं जो पूरा बड़ा टाइम पीरियड है उसको एक छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड करता हूँ विद द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक साल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक साल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दो चीजें बोलूँ। देखो आज की लेक्चर ना हमारी मिक्स रहेगी, जो परसों मैंने कुछ छोड़े थे और जो मेरे बिजनेस के कुछ अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट है उनको मैं डिस्कस करूंगा। पूरा मिक्स्ड लेक्चर रहेगा। ठीक है, अब अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री रखो, कुछ सोच के मत इस लेक्चर को देखो कि आज हमने पर्टिकुलर ये चीज सोच, जो मैं बोलूंगा उसको अपने दिमाग में जाने दो, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको डेफिनेटली वैल्यू एडिशन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोल दिया मैंने। तो हमने क्या बोला कि हम जो ये प्रॉफिट और लॉस देखेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड का देखेंगे, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, इस तरह से हम एनालाइज भी कर सकते हैं। जब अब आगे तुम कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम एक टाइम पीरियड लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, 1/4 अगर मैं 2019 लेता हूं और 31 मार्च 2020, ये पूरा एक साल हो गया। तो हमने इस पूरे लाइफ बिजनेस को सपोज हमने 2010 में स्टार्ट कर दिया है और एक चलता रहेगा, मुझे नहीं पता कब तक चलता रहेगा, तो हम प्रॉफिट और लॉस एक पर्टिकुलर पीरियड का निकालेंगे। हमने ये ईयर डिसाइड कर दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। हमारे इंडिया में जो चलता है गवर्नमेंट की तरफ से, हर कंट्री का अपना अपना गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि वहां पे फाइनेंशियल ईयर रहेगा या कैलेंडर ईयर रहेगा। कैलेंडर ईयर तो आपको पता है, देखो दुनिया जो है ना, टाइम पीरियड जो है ना वो चलता रहता है। ठीक है ना, बट कैलेंडर कैसे बना दिया है, इस इनडेफिनिट टाइम पीरियड को हमने ईयर्स में, आज क्या है 2020 एडी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे टाइम पीरियड को सालों में डिवाइड करते हैं ना, तो जिसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। जो हमारे यहाँ जनवरी स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी मार्च, सोलर कैलेंडर जो जिसको बोलते हैं, जनवरी से दिसंबर, इसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनवरी से जो दिसंबर होता है, जैन टू दिसंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। ये भी हो गया ईयर, ऐसे भी कर सकते हैं बिजनेस को। बट हमारे कंट्री में क्या है, फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट है। फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, हमारा बजट भी इसी के कंटेक्स्ट में आता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ये एक पीरियड हो गया, तो इसको हम बोलेंगे, ये हमने क्या कर दिया, इस जो गोइंग कंसर्न है इसको पीरियोडिक कंसेप्ट में के हिसाब से हमने क्या डिसाइड कर दिया, 1/4 से 31 मार्च तक हमारा एक साल रहेगा। इसी तरह से फिर दूसरा साल स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2020, जो ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 तक, फिर 1 अप्रैल 2021 से 31, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो हर साल हम देखेंगे, हर साल की हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग तो कंटिन्यूस करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हम हर साल का बनाएंगे, तब क्या हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट समझ आया तुम लोगों को, गोइंग कंसर्न समझ आ गया, और हमारी कंट्री में चलता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और देखो ये फाइनेंशियल ईयर क्या है, मैंने तुम्हें बोला कि अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग की जरूरत सिर्फ ओनर को ही नहीं है, गवर्नमेंट को भी जरूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई टैक्स दे दो, अब टैक्स दे दो, वो बोलेंगे भाई ये साल है, इस साल किस साल का टैक्स देना है, तो गवर्नमेंट भी बोलती है भाई हम क्या करते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड करते हैं। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक एक साल हो गया, भाई अपना प्रॉफिट देखो लो कितना था, उस पर हमें टैक्स दे दो, तो उन्होंने भी बोला तो हमें उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इंडिया में हमारा फाइनेंशियल ईयर है, या बैंक के पास तुम लोन लेने जाओगे, बोलोगे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बोलोगे किस साल का, तो वो बोलेगे इस फाइनेंशियल ईयर का दे दो। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर का गिनते, तो उस फाइनेंशियल ईयर की हम अकाउंटिंग करेंगे, देखेंगे हमारा फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है, उसी कंटेक्स्ट में थोड़ा हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को भी समझेंगे। ठीक है, तो एसेट्स दो तरह के हो सकते हैं, करंट और नॉन करंट। ठीक है, इसी तरह से लायबिलिटीज भी दो तरह की हो सकती है, करंट और नॉन करंट। ठीक है, अब हम समझेंगे ये करंट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम समझेंगे करंट क्या होता है तो नॉन करंट क्या होगा, जो करंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमने करंट को समझना है। अगर हम फिर हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को लेंगे, चाहे वो एसेट है या लायबिलिटी है, वेदर ये करंट या नॉन करंट, हम देखेंगे कि करंट का क्राइटेरिया मीट आउट करता है। अगर ये करंट का क्राइटेरिया मीट आउट करता है तो ये करंट है, नहीं तो नॉन करंट है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे हम आगे क्यों है बाइफिकेशन करते हैं करंट और नॉन करंट की, बट अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि करंट क्या होता है और नॉन करंट क्या होता है। तो सिंपल सी एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, एक करंट एसेट के बारे में पहले बोलूंगा, उसके बाद करंट लायबिलिटी को। बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा है, उससे निकल जाए ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है। ठीक है,
अगर कोई भी एसेट, देखो अब मैं एक और चीज बताता हूं जो मैंने अभी तक नहीं बताई, ये एसेट क्यों होते हैं बिजनेस के, ये बिजनेस के एसेट्स क्यों होते हैं, हालांकि इंप्लाइड है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए, बट स्टिल हमने डिस्कस नहीं करता, हम डिस्कस करते हैं क्यों होता है एक एसेट। क्यों कि हमें जो बिजनेस करना है उसमें हमें ये एसेट्स फायदा देंगे हमारा गोल अचीव करने में। हमारा गोल क्या था, रेडीमेड, मेरा गोल क्या था जब मैंने बिजनेस किया था रेडीमेड का, प्रॉफिट कमाना ना। तो उसके लिए सबसे ज्यादा किस एसेट की मुझे जरूरत थी, पहले कैश की। कैश इज एन एसेट। उस कैश से मैंने स्टॉक परचेज कर दिया, गुड्स परचेज कर दिया, वो गारमेंट्स परचेज किए, 10 गारमेंट्स आर द एसेट्स। फिर मुझे दुकान की जरूरत पड़ी, तो दुकान इज माई एसेट। ये सारी चीजें, दुकान है उसमें फर्नीचर है, ठीक है, वहां पे मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग कर दिया, उस पर खर्चा कर दिया है, ठीक है, फर्नीचर है, कैश है, ये सारे मेरे क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स का बेसिक पर्पस क्या है, दे आर यूज इन द बिजनेस, दे आर यूज इन द बिजनेस फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू। ओके, इसी से मैं कमाता हूं ना, समझ आई बात। अब देखो मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं तुम्हें, यह आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई एसेट करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, ठीक है। तुम इस एसेट को देखो, तुम इस एसेट को देखो, अगर उस एसेट का यूज, अगर उस एसेट का यूज विद इन 12 मंथ्स होगा, अगर उसका फायदा विद इन 12 मंथ्स होगा, ठीक है, या उसको मैं बिजनेस में यूज करूंगा विद इन 12 मंथ्स, उसका बेनिफिट जो होगा विद इन 12 मंथ्स ही रहेगा, तो वो मेरा करंट रहेगा। हमने साल रखा है 12 मंथ्स का, अगर उसका फायदा विद इन 12 मंथ्स होगा तो वो मेरा करंट एसेट रहेगा। अगर उसका फायदा बियॉन्ड 12 मंथ्स होगा तो वो मेरा नॉन करंट एसेट रहेगा। समझ आई ये बात कि नहीं आई, क्या मैं बोल रहा हूं, अगेन दोबारा बताता हूं मैं, ठीक है। अगर उस एसेट का फायदा, अगर उस एसेट का यूज विद इन 12 मंथ्स होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, करंट एसेट। अगर उसको यूज में या उसके बेनिफिट जो है बियॉन्ड 12 मंथ्स होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट। कोई चीज होगी जो यूज के कंटेक्स्ट में फुलफिल नहीं होगी, उसके लिए अलग क्राइटेरिया हम बोलेंगे, उसके लिए मैं अलग वर्ड यूज करूंगा, बट बहुत सारी चीजें ना आपके इसी में निकल जाएंगे, इसी कसौटी में डालोगे तो वो इसमें निकल जाए, फिल्टर आउट हो जाएंगे वो करंट या नॉन करंट। कुछ होंगे जिनके लिए ये पैरामीटर नहीं लगेगा, उनके लिए कोई और पैरामीटर हम बोलेंगे, बट बेसिक यही चीज है। अब हम देखेंगे करंट एसेट एग्जांपल, मैंने ये गुड्स लाए, तो इनका यूज क्या होगा विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 में इनको बेच दूंगा, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। कैश, कैश कब यूज होगा, विद इन 12 मंथ से यूज होगा, आज है जितना जल्दी मुझे माल मिलेगा तो माल लाऊंगा, तो उसको क्या बोलूंगा, करंट एसेट, ठीक है। मैं आगे एक और बोलूंगा, 2-3 चीजें बोलूंगा, बट पहले ये चीज देखो, विद इन 12 मंथ्स वाला फंडा याद रखो, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा एक और चीज, तो उसमें कैश वाला तुम्हें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट पहले ये चीज रखो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फर्नीचर बोलूंगा, मैंने इस बिजनेस में फर्नीचर लाया है, तो क्या उस फर्नीचर का यूज मुझे एक ही साल में रहेगा, क्या आज मैंने 1 अप्रैल को फर्नीचर लाया 31 मार्च को तक वो खत्म हो जाएगा फिर यूज में नहीं आएगा, नहीं, उसका यूज आने वाले सालों तक में 5-10 साल चलेगा फर्नीचर, तो उसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट। वो बिल्डिंग जो हमने परचेज कर दी, वो शॉप परचेज कर दी, क्या उसका साल में, एक ही साल में यूज आएगा, अगले साल यूज नहीं आएगा, नहीं, उसका जब तक बिजनेस है तब तक काम आएगा, तो उसको हम नॉन करंट बोलेंगे। एक बेसिक फंडा याद रहा, तो वन ऑफ द क्राइटेरिया इज कि दैट इज यूज विद इन द 12 मंथ्स। हालांकि यहां पे वर्ड है रियलाइज और सेटल है, सेटल। मैंने अभी विद इन 12 मंथ यूज वाला बोला आपको, ठीक है, यूज मैंने विद इन 12 मंथ्स का बोला। अब मैं बोलूंगा जो आगे तुम पढ़ोगे कि जो डेफिनेशंस दी जाती है कंपनीज एक्ट में, शेड्यूल 3 में जो बताया जाए वो आगे भी हो, तो वहां पे उन्होंने भी डिफाइन कर दिया करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को। अभी मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बोलूंगा, आप कुछ मत करो, आप एसेट का फायदा देखो, फायदा एक ही साल तक रहेगा या बहुत सारे सालों में रहेगा। अगर मोर देन 1 ईयर रहेगा तो उसको हम नॉन करंट बोलते हैं, अगर जस्ट 1 ईयर होगा तो करंट होगा, ठीक है। तो दूसरा चीज जो आप तुम याद रखो, अभी मैं ये चीज नहीं बोला तो इसका कुछ और ही मतलब निकलेगा, बट मैं आगे बता दूंगा। प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग, अगर तुम उस चीज को ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हो तो वो तुम्हारा करंट एसेट बोला जाएगा। जैसे गुड्स है, शायद मेरी वो 12 मंथ वाली डेफिनेशन, वो पैरामीटर उतना स्ट्रांगली फुलफिल नहीं करता होगा पे, बट ये चीज वो मेरी ट्रेडिंग के लिए है, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब क्या है, परचेज सेल के लिए, परचेज सेल के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट।
तो मेरा जो गुड्स है वो क्या है, ट्रेडिंग के लिए है, मेरा जो कैश क्या है, ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं करंट। या विच आर रियलाइज्ड और सेटल्ड। रियलाइज का मतलब क्या होना है, क्या होता है रियलाइज का मतलब, एक वो रियलाइज होता है कि मुझे रियलाइज हुआ, दूसरा मिल जाना, कन्वर्ट हो जाना। विच आर रियलाइज विद इन 12 मंथ्स, मतलब उसका कुछ फॉर्म और है, उनको मैं रियलाइज कर रहा हूं इन कैश में विद इन 12 मंथ्स, तो उसको भी बोलेंगे करंट एसेट। जैसे मेरा डेटर है, अगर मैंने किसी को उधार दे दिया तो उसको मैं क्या बोलता हूं, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वापस दूंगा, देना है उसको, तो 3 महीने के अंदर देना है, तो विद इन 12 मंथ्स वो देगा मुझे वापस। तो ये डेटर है, इट विल बी रियलाइज इनटू कैश, इट विल बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 12 मंथ। तो रियलाइज का मतलब जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके, जो मुझे असल फॉर्म में, कैश फॉर्म में जल्दी वापस आ जाएगा, कब, विद इन 12 मंथ। क्योंकि जब मैंने गुड्स सेल कर दिए थे उसने मुझे कैश देना था, तो उसका रियल फॉर्म कैश था, बट अभी वो कैश नहीं दे रहा है मुझे, वो कैश मुझे नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, बोल रहा है मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, ठीक है, तो मैंने उसको उधार बेचा है, क्या बेचा है, उधार बेचा है। कब देगा, 2-3 महीने में, 2-3 महीने बाद तो रियलाइज हो जाएगा ना कैश में, तो उसको हम बोलते हैं करंट। दूसरा क्या था वर्ड, सेटल्ड। देखो मैंने ये दोनों करंट लिखा है ना, एसेट लिखा है ना लायबिलिटी लिखा है, तो दोनों के लिए पैरामीटर सेम है। एसेट क्या होगा, रियलाइज होगा इन कैश, लायबिलिटी क्या होगी, सेटल होगी। अगर मैंने किसी से उधार लिया है, मैंने उस क्रेडिटर से उधार लिया था 4 लाख का माल, मैंने उसे क्या बोला था, मैं तुझे दे दूंगा 2 महीने 3 महीने बाद, बट विद इन 12 मंथ ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी, विच इज रियलाइज्ड। एसेट विल बी रियलाइज्ड, तो याद रखो एसेट क्या होगा, रियलाइज होगा, लायबिलिटी क्या होगी, सेटल होगी। अगर वो एसेट या लायबिलिटी रियलाइज या सेटल होगी विद इन 12 मंथ्स, और जो अलग से मैंने खुद बोला, अगर वो उसका बेनिफिट विद इन 12 मंथ्स होगा, तो वो बोलेंगे करंट, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म। लास्ट क्राइटेरिया रहेगा ऑपरेटिंग साइकिल। अगर वो एसेट कंज्यूम हो गया विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, यूटिलाइज हो गया विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, बट हमारे में बेसिकली तुम रखो ऑपरेटिंग साइकिल को, मत रखो अकाउंटिंग में यार, क्योंकि किसी बिजनेस का अकाउंटिंग साइकिल बहुत, ऑपरेटिंग साइकिल बहुत छोटा हो सकता है और किसी का बहुत बड़ा हो सकता है। हम नॉर्मली 12 मंथ्स लेते हैं अगर हमें ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाइड नहीं होगा। अब मैं तुम्हें जस्ट यहाँ पे बताता हूँ ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मेरे पास क्या है ना, कैश है, क्या है मेरे पास, कैश है। कैश को मैंने क्या किया, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मेरा रेडीमेड गारमेंट का है, मैंने कैश को दुकानदार को दिया, वहां से क्या लाया, स्टॉक लाया। ठीक है, कैश से मैंने स्टॉक लाया, स्टॉक को मैंने क्या कर दिया, स्टॉक को मैंने बेच दिया, बट उधार बेच दिया, क्या क्रिएट हो गया, डेटर। और फिर डेटर क्या करेगा, सपोज मैंने कैश से स्टॉक लाया फर्स्ट मंथ में, और 2 मंथ बाद मैंने ये 1 मंथ बाद मैंने बेच दिया, और ये डेटर क्या करेगा, 2 मंथ बाद मुझे क्या देगा, कैश देगा। तो इस कैश को अपनी शक्ल चेंज करने में, फ्रॉम कैश टू स्टॉक, देन स्टॉक टू डेटर, देन डेटर टू कैश, कितना टाइम लगा, 1 2 3 4 मंथ। तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल कितना हुआ, 4 मंथ। तो वो कोई भी चीज जो यूज में आ जाए विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। तो ये हर बिजनेस का अपना अपना ऑपरेटिंग साइकिल होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का जो पहले क्या करती है, रॉ मटेरियल परचेज करती है, फिर रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में कन्वर्ट करते हैं इनटू WIP, वर्किंग प्रोग्रेस, फिर उससे फिनिश्ड गुड्स, फिर फिनिश्ड गुड्स को सेल इन द डेटर। ठीक है, देन डेटर के बाद मैंने यहाँ पे एक और चीज लिख सकता हूँ, स्टॉक से सेल कर दिया, सेल से डेटर कन्वर्ट हुआ, तो बट उसी वक्त हो जाएगा। ठीक है, सेल हो गया, फिर डेटर, फिर कैश, तो उसका हो सकता है ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा हो। वो कंपनी जिसकी इन्वेंट्री बनने में बहुत टाइम लगेगा, उसका ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ज्यादा होगा, बट हम उसको उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सिंपल रखेंगे 12 मंथ वाला क्राइटेरिया। 12 मंथ ऑपरेटिंग साइकिल या प्राइमरी फॉर ट्रेडिंग, वो सारे हमारे करंट एसेट हो जाएगा। और जो विद आफ्टर 12 मंथ्स यूटिलाइज हो जाए, या जिनका बेनिफिट आफ्टर 12 मंथ्स होता है, मोर देन 12 मंथ्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट। समझ आया। इसी तरह के लाइबिलिटीज के बारे में, जो लाइबिलिटीज विद इन 12 मंथ्स मुझे पे करनी पड़ेंगी, वो मेरी क्या कहलाई जाएगी, करंट लाइबिलिटीज। जो लाइबिलिटीज मैं आफ्टर 12 मंथ्स भी पे करूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये समझ आया। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जितने भी हमने अभी तक एसेट पढ़े थे,
ठीक है, अभी जो जो हमने पढ़ा था हम उसको देखेंगे। अच्छा ये एसेट है, फिर हम देखेंगे ये करंट आएगा या नॉन करंट आएगा, तो उससे क्या होगा, हमें इस पे क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी कि हाँ भाई इसको हम इस पैरामीटर में डाल के इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट मैंने बोल दिया, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा मैंने यहाँ पे पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्यों यूज कर दिया। ठीक है, बस जब मैं वो बताऊंगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, फाइन। अब देखो, अब बोलो कोई भी एसेट, कैश, कोई बोल रहा है सर कैश, ओके, कैश, कैश क्या यूज हो जाएगा विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन 12 मंथ्स यूज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या, या विच इज यूज फॉर द ट्रेडिंग, कैश मेरा क्या रहेगा, करंट। उसके बाद स्टॉक या जिसको हम गुड्स बोलते हैं, यूज फॉर द ट्रेडिंग विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, सेटल्ड रियलाइज विद इन 12 मंथ्स, गुड्स। डेटर, डेटर क्या हो जाएगा मेरा, रियलाइज, डेटर इज माई एसेट, जिसको मैंने उधार भेजा है दैट्स माई डेटर, उसने मुझे पैसे देने हैं, कब देगा, विद इन 12 मंथ्स, क्योंकि 2 या 3 महीने का ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट पीरियड में उसको दूंगा। ठीक है, तो वो क्या रहेगा मेरा करंट एसेट। उसके बाद बिल्डिंग, मेरी जो शॉप है, मैं शॉप लिखूंगा या बिल्डिंग बोलोगे तुम, उस बिल्डिंग का फायदा क्या मुझे एक 12 महीने रहेगा, नहीं 12 महीने से ज्यादा रहेगा, तो वो मेरा रहेगा फिक्स्ड एसेट, उसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट। ठीक, उसके बाद लैंड अगर है मेरा, फर्नीचर अगर है, अगर हमारे बिजनेस में कोई गाड़ी है हमारी जो हमें लॉजिस्टिक्स में काम आती है, ठीक है, कार है या वैन है जो भी है, तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, नॉन करंट, क्योंकि उनका फायदा जो है मोर देन 12 मंथ्स है, तो मेरी नॉन करंट है। और जो इनका फायदा या जो विच आर टू बी रियलाइज सेटल्ड यूज इन द बिजनेस विद इन 12 मंथ्स, उनको हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। ठीक है, और ये नॉन करंट एसेट। ठीक है, अपनी बुक देखो एक बार, कुछ दी है, बहुत सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे कवर कर दी गई है, जो सारी तुम्हें अभी जरूरत नहीं पड़ेंगी अकाउंटिंग में। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है, वो क्या होता है तुम्हारे काम की नहीं है वो, अभी जब तुम आगे जाओगे तब तुम्हें वो समझ आ जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट देखो, नॉन करंट एसेट में लिखा है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, बिल्डिंग लैंड वैंड इनको सबको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। इनको फर्दर बोलते हैं हम टेंजिबल इंटेंजिबल। ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा जस्ट बताता हूँ क्योंकि अभी ये तुम्हें 11th में उतना काम आएगा नहीं। टेंजिबल होता है जिसको हम टच करेंगे। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज टेंजिबल, लैंड इट इज टेंजिबल, फर्नीचर इट इज टेंजिबल। इसी तरह से फिक्स्ड एसेट होता है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल होता है जिसको तुम टच नहीं कर सकते बट एसेट है। अगर तुमने किसी का बिजनेस परचेज कर दिया, ठीक है, अभी नया कंसेप्ट है बिजनेस में, हम क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी देते हैं। ठीक है ना, फ्रेंचाइजी कंसेप्ट है कि मैं अगर बाटा का शोरूम खोलना चाहता हूं, मैं ऐसे ही नहीं खोल सकता, मुझे ब्रांड बाटा की क्या लेनी पड़ेगी, फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। उनको जो मैंने वो पैसे दे दिए, ठीक है, वो दैट्स माई एसेट, क्योंकि उसका फायदा मैं 1 साल से ज्यादा लूंगा। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, दैट्स एन फिक्स्ड एसेट। बट टेंजिबल है कि इंटेंजिबल, क्या उसको मैं टच करूंगा कहीं पे, नहीं, दैट विल बी जस्ट इन माई बुक्स, उसको इंटेंजिबल होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, रॉयल्टी है मेरा, या मैंने कोई पेटेंट वेटेंट लिया है, वो तो समझिए। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, कैपिटल एसेट बना रहा हूँ, ठीक है, बट अभी वो पूरा नहीं बना, उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। या इंटेंजिबल एसेट, अगर मैं खुद से कोई इंटेंजिबल एसेट बना रहा हूँ और अंडर डेवलपमेंट है, ये फिक्स एसेट का तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मेरा फिक्स एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर बिजनेस ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है पैसा, बिजनेस के पास सरप्लस फंड्स थे और उसने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, ताकि वहां से उसको, जैसे बिजनेस के पास बहुत पैसा था, अभी जरूरत नहीं थी, प्रॉफिट आ रहे थे, रेवेन्यू आ रहा था, कहाँ से यूटिलाइज करेंगे, पर डिमांड सेल तो इतनी है, तो तुम ज्यादा पैसा तो वहां लगाओगे नहीं, इकोनॉमिक्स भी तुम लोग पढ़ रहे हो, तो तुमने क्या किया, एफडी कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं पे। तो अगर वो 1 साल से ज्यादा की एफडी है तो उसका क्या बोलेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट अभी छोड़ दो, जब हम टैक्स वाला पढ़ेंगे उसमें ये कवर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन, अगर तुमने बैंक, अगर तुमने, सॉरी यहाँ पे एसेट की बात होगी, अगर तुम्हारी बिजनेस ने किसी को लोन दे दिया, एडवांस दे दिया 1 साल से ज्यादा तक के लिए, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म, या कोई और नॉन करंट है जो इनमें फॉल नहीं करता है। इसी तरह से करंट एसेट, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर अंदर मैच्योर हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब गुड्स, मतलब स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल, परसों भी मैंने बोला था, डेटर्स जो है उनको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, और उसमें दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल भी। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अगर कैश है या कैश बैंक
या कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसको तुम जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उसको हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये हमारे एसेट्स हो गए। इसी तरह से लायबिलिटीज, वो सारी ऑब्लिगेशंस या जो एक्सपेंस बिजनेस ने कर दिया बट अभी पे नहीं करते उनको लायबिलिटी बोलते हैं। ये भी करंट हो सकती है या नॉन करंट हो सकती है, ठीक है। करंट लायबिलिटी मतलब जैसे मेरे क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर्स मेरे आ जाएंगे, या कोई शॉर्ट टर्म लोन मैंने लिया है, ठीक है, जैसे मेरी सीसी लिमिट होती है बिजनेस की, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन है, बैंक ओडी है मेरा, बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट्स माय करंट लायबिलिटी, मुझे जल्दी देना पड़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटी में अगर मैंने कोई लॉन्ग टर्म लोन लेना है, बिजनेस ने 10-15 साल का लोन ले लिया है, तो 10-15 साल में पे करना है, तो जो 12 मंथ के बाद पे करना है विच इज टू बी सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ्स विल बी माय नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर्स कंपनी ने इशू करती है तो दे आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा, एसेट और लायबिलिटी समझ आ गया, नॉन करंट करंट समझ आ गया, ठीक है। अब हमारा एक चीज बचता है, हालांकि तुम्हारे अकाउंट्स में 11th में अकाउंटिंग करने के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो, बट अब तुम्हारा जो बुक है उसमें उन्होंने उस चीज को डाल दिया है, अगर मैं उसको छोड़ दूंगा तो फिर पता नहीं आगे हम कब कवर करेंगे, उसको हम इधर ही कोशिश करेंगे, ठीक है, उसको हम कोशिश करेंगे इधर ही खत्म करेंगे, ठीक है। मैं इसको रब कर लेता हूं, ठीक। जैसे बुक में लिखा है मैं वैसे नहीं लिखूंगा, मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। ये लास्ट है अकाउंटिंग टर्म जो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, जो हम ऐसे डिस्कस करेंगे। बाकी हमें क्या करना है ना, हमें तो बहुत कुछ पढ़ना है, हमें इस लैंग्वेज का अभी ABC भी नहीं आता है, हम वो सारा पढ़ेंगे विद द पैसेज, बट ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसका हमारा लास्ट वाला चीज हम यहाँ अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, सीधे एक्सपेंडिचर, टू स्पेंड समथिंग। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, टू स्पेंड समथिंग। अगर बिजनेस ने कुछ खर्चा किया, क्या किया, खर्चा किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंडिचर। मतलब हम बोलेंगे बिजनेस ने खर्चा किया, क्या किया, खर्चा किया। अब देखो, ये खर्चा जो बिजनेस ने कर दिया, बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो बिजनेसमैन ने क्या किया था, मेरी एग्जांपल जो थी पहले लेक्चर की, मैंने 5 लाख रुपया बिजनेस में लगा दिए, तो इसने क्या कर दिया, अब बिजनेस के पास 5 लाख है, तो बिजनेस बोलती है कि मालिक ने मुझे 5 लाख दे दिए, इस 5 लाख को वो कैपिटल बोलती है। अब इस 5 लाख से बिजनेस क्या करेगी, काम करेगी, तो कुछ चीजें परचेज करेगी ना, तो वो क्या करेगी, स्पेंडिंग करेगी। अब कोई भी बिजनेस लाओ तुम, आसपास में देखो, जब भी वो बिजनेस करता है तो वहां से कुछ चीज परचेज करता है ना, सबसे पहले वो गुड्स को परचेज करता है, क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है। अब मैं 5 लाख को ना थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लिख लेता हूँ ताकि और क्लियरिटी आ जाए, मेरे पास और सारे एग्जाम्पल आ जाए, मैं 5 लाख जाऊंगा मार्केट में 5 लाख लेके, मुझे कुछ नहीं आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, सपोज 5 लाख की जगह 20 लाख, 50 लाख रख रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो मैंने क्या किया, 50 लाख 5 लाख के मैंने गुड्स परचेज कर दिए, ठीक। और मैं ऐसे लिख लेता हूँ, गुड्स मैंने 5L के कर दिए, मैंने जो फर्नीचर एंड फिटिंग डिजाइन विजाइन जो कर दिया उसमें मुझे 3 लाख लग गए, ठीक है। और मैंने जो ये बिल्डिंग परचेज कर दी सपोज, ये मुझे 20 लाख की आ गई, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ इसको, मुझे इधर चाहिए। और क्या किया हमने, एक कंप्यूटर परचेज कर दिया अकाउंटेंट के लिए, ये मुझे 50,000 का आया। मैंने फर्नीचर एंड फिटिंग्स परचेज कर दिए, वो मेरे 2 लाख के आ गए, ठीक है। और मैंने गुड्स परचेज कर दिए 10 लाख के, ठीक है। अभी समझ लो इतना ही मैंने कर दिया।
ये सारा मैंने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, मेरा क्या हो गया, कैश आउटफ्लो हो गया। या तो मेरा दो चीजें होगी, या तो मेरा कैश आउटफ्लो होगा, अगर मैंने नकद परचेज कर दिया तो मेरा क्या हुआ होगा, कैश आउटफ्लो होगा। नहीं तो मैंने क्या की होगी, लाइबिलिटी इंकर की होगी, लाइबिलिटी इंकर की होगी। मतलब अगर मैंने उधार में परचेज कर दिया तो मेरा क्रेडिटर खड़ा हुआ होगा, मेरा क्रेडिटर। ये 10 लाख के माल में सपोज मैंने 4 लाख का क्या था, कैश में ले लिया, और 6 लाख मैंने क्रेडिट में ले लिया, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया। जो 4 लाख का कैश था और लाइबिलिटी 6 लाख की थी, दोनों मिला के क्या हुआ, मेरा 10 लाख का एक्सपेंडिचर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, बिल्डिंग पे, कंप्यूटर पे, फर्नीचर पे, ठीक है, स्पेंड हो गया। अब इस एक्सपेंडिचर को हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं, वेदर दिस इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर और दिस इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब उस कैपिटल को भूल जाओ, कौन से कैपिटल को, कैपिटल किसको बोलते हैं, जो जो ओनर पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, वो अलग है। यह है जो खर्चा हमने किया है, वेदर दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर और दैट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम बोल सकते हो द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड, खर्चा हो गया, द बेनिफिट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। मतलब अगर मैंने फिक्स्ड एसेट के लिए खर्चा कर दिया है तो उसको बोलूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मैंने फिक्स्ड एसेट का डेफिनेशन में क्या बोला, जिसका फायदा मुझे 12 महीने से ज्यादा मिलेगा। तो वो सारा खर्चा जो बिजनेस ने कर दिया, खर्चा या तो मैं कैश में करूंगा या मेरा क्रेडिट में हो जाएगा, वो सारा खर्चा, वो सारा आउटफ्लो ऑफ द कैश और इनकरिंग ऑफ लायबिलिटी, creating of obligations for the business, if the benefit received from that spending, if the benefit received lasts for more than 12 months, then that expenditure will be called as capitalized expenditure. And if the benefit from that expenditure lasts for less than 12 months, that will be called as revenue expenditure, that will be called as revenue expenditure। और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। हमने पढ़ा था रेवेन्यू को, हमने पढ़ा था एक्सपेंस को, क्या बोलते हैं, एक्सपेंस को। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों वर्ड यूज कर दिया, द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड फॉर अर्निंग द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एक्सपेंस। फिर हम बोलते हैं रेवेन्यू जितना भी कमाया हमने इस पीरियड में, अभी मैंने प्री आरटीसी कंसेप्ट बोला, हम बोलेंगे जितना भी मैंने रेवेन्यू कमाया इस पीरियड में उसमें मैं लेस करूंगा वो एक्सपेंस जो मैंने इस पीरियड में एनकर कर दिए, तो मुझे निकलेगा उस पीरियड का प्रॉफिट बोलो या इनकम बोलो, ठीक है। नॉर्मली हम प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, उस पीरियड में हमने उस पीरियड डिफाइन कर दिया, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना उस पीरियड से। तो हम क्या बोलेंगे, उस पीरियड का जितना भी रेवेन्यू होगा उसमें से हम क्या करेंगे, वो सारे एक्सपेंसेस लेस करेंगे जो इस रेवेन्यू को इनकर करने, इन रेवेन्यू को अर्न करने में इनकर हो गए हैं। रेवेन्यू विल बी अर्नड, रेवेन्यू विल बी earned and expense will be incurred. The expenses which have been incurred for earning the revenue will be subtracted from the revenue and we will get the profit of that period. This is the logic on the basis of which we will be doing the accounting. तो क्या करेंगे हम, उस पीरियड का जितना भी रेवेन्यू होगा, उस पीरियड में हमने जितनी भी सेल, जो भी इनकम्स होंगी, उनमें से हम क्या करेंगे, वो सारे एक्सपेंसेस लेस करेंगे जो हमें इस पीरियड में इनकर होएगा, तो हमें उस पीरियड का प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, देखो समझ आ गया। ये एक्सपेंडिचर जो करेंगे, बिजनेस का जो भी खर्चा हो जाएगा वो या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो क्या तुमने देखना, उस खर्चे से जो फायदा होगा, अगर वो फायदा 12 महीने तक ही रहेगा तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा।
अगर उसका फायदा 12 महीने से ज्यादा होगा तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, हमने जो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में इस पूरे बिजनेस के लाइफ लाइन को एक छोटे से पीरियड में डिसाइड वो कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, जिसको हम पीरियड बोलते हैं, पीरियोडिक कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग पीरियड कंसेप्ट बोलते हैं 1 अप्रैल से। तो हम बोलेंगे इस 1 अप्रैल से 31 मार्च में जितने भी खर्चे हो गए, जितना भी एक्सपेंडिचर हो गया, तो हम उसका बेनिफिट देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया, मैं उसका बेनिफिट देखूंगा। अगर उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए है तो मैं उसको बोलूंगा दिस इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर उसका फायदा 1 साल से कम पीरियड के लिए है तो उसका मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल, अगर मैंने रेंट दे दी, रेंट में पर मंथ देता हूं ना, तो रेंट मैंने बिल्डिंग सपोज रेंट पे ले लिया, तो 1 मंथ के लिए मैंने रेंट बिजनेस यूज किया तो मैंने रेंट देना पड़ा, तो उस खर्चे का फायदा 1 ही मंथ के लिए, तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उस मंथ की इलेक्ट्रिसिटी दैट्स माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस मंथ की एम्प्लॉयज की सैलरी दैट्स माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस मंथ में स्टॉक पे खर्चा दैट्स माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फाइन। इसी तरह मैंने फर्नीचर परचेज कर दिया, मैंने कार परचेज कर दी, उस फर्नीचर का फायदा 1 ही मंथ में नहीं रहेगा, 1 ही पीरियड में नहीं रहेगा, वो 12 मंथ से ज्यादा रहेगा, दैट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसको हम कैपिटलाइज करेंगे बुक्स में, उसको हम कैपिटलाइज बुक्स में करेंगे, मतलब उसको हम डायरेक्टली खर्चा नहीं डालेंगे पीएनएल में, उसको हम डायरेक्टली पीएनएल, ये समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें हम रेवेन्यू डालते हैं, एक्सपेंस डालते हैं। तो अगर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया उसको मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालूंगा, उसको मैं डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालूंगा बल्कि उसको अलग से रिकॉर्ड करूंगा, और जो खर्चे डायरेक्टली मैंने इनकर कर दिए फॉर जिनका बेनिफिट मुझे इसी साल में मिलेगा उनको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगा। ठीक है, तो रेवेन्यू को फिर वो खर्चे लेस करूंगा तो मुझे उस साल का प्रॉफिट निकलेगा। समझ आई बात? अब ये भी क्लियर हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया। इस एग्जाम्पल को मैं मुझे आगे चाहिए ये, मैं एक अकाउंटिंग कंसेप्ट तुम्हें यहाँ पे बोलता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला जो शायद बहुत सारे बच्चे ना छोड़ देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। रेवेन्यू अर्नड इन दैट पीरियड माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड इन दैट पीरियड, उनको मैं जो निकलेगा दैट विल बी द प्रॉफिट। बट यहां पे मैंने बोला ये एक्सपेंस कौन सा होगा, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपके जहनों में एक सवाल हो सकता है, सर ये भी तो हमने खर्चा कर दिया है, सर ये भी तो हमने खर्चा कर दिया, ये भी तो हमारा कैश का आउटफ्लो हो, ये तो हम यहाँ पे लेस नहीं करेंगे, ये तो हम यहाँ पे लेस नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे बोलेंगे? अगर सर मैंने सेल पूरे साल में 20 लाख की कर दी है, सर अगर मैंने पूरे साल में 20 लाख की सेल कर दी है, आप बोलोगे सर हमें तो कुछ डाउट हो रहा है, आप कुछ गलत बोल रहे हो। सर हमने सपोज 20 लाख की सेल कर दी है, माय रेवेन्यू इज 20 लाख का, सर आप बोलते हो कि इसमें से वो खर्चे लेस करे हो जो रेवेन्यू नेचर के होंगे। सर हमने तो जो परचेजेस की थी, सपोज सारा माल बेच दिया, वो जो परचेज की थी वो 12 लाख की थी, क्या थी? 12 लाख की थी। और सर जो बाकी खर्चे आप बोल रहे हो ना, आपने बोला रेंट, ठीक है, आपने बोला सर रेंट बोला आपने, फिर आपने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी बोला आपने, स्टाफ की सैलरी बोली, और मिसलिनियस जनरल एक्सपेंसेस वो सारे हो गए, वो तो सर हमारे 3 लाख हो गए, वो तो सर हमारे सपोज 2 लाख हो गए पूरे साल के, ये तो 14 हो गए, 12 माइनस 14, सॉरी 20 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 6 लाख। सर फिर तो हमारा 6 लाख का फायदा हो गया, ये तो, बट हमने तो यहाँ पे 22 लाख 50,000 का 22.5 L का खर्चा होगा। सर आप तो हमें बोलते हो कि 20 लाख में से 14 लाख लेस कर दिया तो 6 लाख फायदा आया, बट हमने तो यहाँ पे 22 लाख का खर्चा कर दिया, हमने तो यहाँ पे 22.5 लाख का खर्चा कर दिया। तो अगर मैं देख रहा हूँ मेरे पास कैश कितना है या टोटल फायदा कितना हो, मैं तो 6 में से ये 22.5 ही लेस करूंगा, मुझे तो कुछ बचता ही नहीं है सर, मुझे तो कुछ बचता है, मेरा लॉस हो रहा है, 15.5 लाख का तो मेरा लॉस है, सॉरी हाँ 15.5 लाख का तो मेरा लॉस है, आप तो बोल रहे नहीं 6 लाख का फायदा है। तो मैं आपको बोलूंगा देखो बेटा क्या बात इस तरह से है कि आपने 6 लाख का फायदा नहीं कमाया, वो भी गलत है, मगर मैंने आपको क्या बोला, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा उसको हम डायरेक्टली डालेंगे पीएनएल में, ठीक है। और हमने क्या करना है, उस पीरियड में खर्चे, एक तो ये खर्चे हो गए, ये खर्चा हो गया है बट इसका फायदा इसी पीरियड में नहीं मिलेगा ना,
इनका खर्चा फायदा बहुत सारे सालों में मिलेगा। तो हम इस सारे खर्चे को 22 लाख को इसी साल में नहीं लेंगे, 22 लाख को मैं इसी साल में नहीं लूंगा खर्चा, बल्कि मैं देखूंगा इनका फायदा कितने साल तक हो। सपोज मैं नतीजे में पहुंच गया रफली इन सब का फायदा कंप्यूटर का फायदा मुझे 5 साल में मिलेगा। हम बोलते हैं इसकी यूजफुल लाइफ, क्या बोलते हैं इसकी यूजफुल लाइफ। मैं बोलूंगा कंप्यूटर का फायदा मुझे 5 साल मिलेगा, बिल्डिंग का फायदा मुझे 10 साल मिलेगा, ठीक है, और इसका भी फायदा मुझे 5 साल मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 लाख का फायदा मैं कितने साल में लूंगा, 5 साल में लूंगा। तो इसको 5 साल में डिवाइड करूंगा, 5 साल में डिवाइड करूंगा कितना आएगा, सपोज 40,000। तो मैं बोलूंगा 40,000 एक साल के लिए, 40,000 दूसरे साल के लिए, 40,000 तीसरे साल के लिए, 40,000 चौथे साल के लिए और 40,000 पांचवें साल के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, इससे जो मैं बेनिफिट ले रहा हूं वो एक ही साल नहीं है, बहुत सारे साल है। तभी मैंने इस डायरेक्टली इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिया, मैंने इसको कैपिटलाइज कर दिया अपने बुक्स में, मैंने इसको एक फिक्स्ड एसेट दिखा दिया, मैंने इसको एज एन एक्सपेंस नहीं दिखा दिया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको, घबराना नहीं, मैं भी एक लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस खर्चे को मैंने ये जो मैंने खर्चा करता है इसका फायदा मेरा 1 साल से ज्यादा है। कितने सालों के लिए है, 5 सालों के लिए है। तो मैं क्या किया, इस खर्चे को भी 5 सालों में डिवाइड करूंगा, 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000। इसी तरह से इस कंप्यूटर का फायदा 5 साल के लिए है, तो मैं इसके खर्चे को एक ही साल में नहीं डालूंगा, मैं क्या डालूंगा, 5 सालों में डालूंगा। तो कितना हो गया वो 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। ठीक है, इसी तरीके से मैं बोलूंगा इस बिल्डिंग का फायदा सपोज 10 साल के लिए है, तो मैं क्या करूंगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख ऐसे करते ये 10 साल चलेगा। तो हर साल मेरा कितना खर्चा जाएगा, एपोर्शन करूंगा, मैं क्या करूंगा, एपोर्शन करूंगा, कितना 2,50,000। तो मैं यहां पे करूंगा प्लस 2.5 लाख, प्लस 2.5 लाख, 12 प्लस 2 इज 14, 14 प्लस 2 16.5 लाख। तो मेरा आएगा 3.5 लाख का फायदा। ये तो मैं बेसिक मैथ्स कर दिया ना, हम इसको सीखेंगे अकाउंटिंग में हम कैसे करेंगे, बट उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमने बोला हम जितना भी खर्चा करेंगे उसको पहले देखो वो कैपिटल खर्चा है या रेवेन्यू खर्चा है। अगर रेवेन्यू खर्चा है तो उसको डायरेक्टली पीएनएल में लोगो, अगर वो कैपिटल खर्चा है, कैपिटल खर्चा मतलब उसका फायदा एक ही साल में नहीं है, बहुत सारे सालों में है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उन सब सालों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि अब मैं बोलूंगा मैंने जो इनका फायदा लिया वो इस साल के रेवेन्यू के लिए भी लिया, अगले साल के रेवेन्यू के लिए भी लिया, अगले साल के रेवेन्यू के भी लिया, अगले साल के रेवेन्यू के लिए भी लिया, उसके अगले साल के रेवेन्यू के लिए। तो जो उसका खर्चा है 22.5 तक, मैं पहले साल के रेवेन्यू के लिए क्यों दे दूं, क्योंकि वो गलत कायदे से गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर इस साल लॉस हो जाएगा, अगले साल प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब तुम्हारा पहले साल ही लॉस होएगा तुम बोलोगे अरे भाई ये बिजनेस तो फायदा वाला है ही नहीं, यहाँ तो मुझे पहले साल ही लॉस हुआ। बट तुम फंडामेंटली एक गलती करते हो, वो खर्चा जो तुम्हारा पहले साल 22 लाख का हुआ उसका फायदा तुम पहले साल ही नहीं ले रहे हो, तुम आने वाले इतने सालों के लिए ले रहे हो। तो उनका खर्चा जो है उन सब सालों में तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, सबसे ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग, जो बहुत सारे लड़कों को जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं बट उनको समझ नहीं आया होता है। ये कंसेप्ट उनको किया होता है, वो अकाउंटिंग पूरे करते हैं बट उनको ये इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैचिंग कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, मैचिंग कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इज द मैचिंग कंसेप्ट। तुम क्या करते हो, एक्सपेंसेस को मैच करते हो विद द रेवेन्यूज। ऑल द एक्सपेंसेस विच आर incurred फॉर अर्निंग द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड will be taken in the P&L of that year so that the correct profit is arrived at कौन कंसेप्ट बोलता है हमें, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, वो सारे खर्चे जो इस रेवेन्यू को अर्न करने में लग गए हैं उनको उस रेवेन्यू से लेस करो, तभी जाके तुम्हें उस साल का करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, जो पहले तुमने 6 लाख का प्रॉफिट बोला था वो गलत था, जो तुमने 15 लाख का लॉस बोला था वो गलत था। सही तरीका क्या है, अगर रेवेन्यू खर्चा है वो सारा खर्चा जो डायरेक्टली इस रेवेन्यू को अर्न करने में एट्रीब्यूटल है उसको इधर डायरेक्टली लेस करो। फिर देखो जो खर्चे तुमने जिनका फायदा तुम्हें 1 साल से ज्यादा हो रहा है तो उनको क्या करो, इक्वली
जिस तरह से उनका इस रेवेन्यू में रोल है वहां पे उतने तरीके से लेस कर दो, ठीक है। आगे मैं तुम्हें बता दूंगा मैचिंग कंसेप्ट है एक और फंडा, बट अभी तुम उतने लिए उतने मैच्योर नहीं हो, तुम 11th में, वो जाके आगे मैं तुम्हें बता दूंगा। बट अभी तुम इतना याद रखो, वो सारे खर्चे जो तुम्हें इस पीरियड में हो गए इस रेवेन्यू को इनकर करने में, चाहे तुम्हें इस पीरियड में हुए या नहीं हुए, बट इस रेवेन्यू को इनकर करने में जो खर्चे हो गए वो तभी मैं बोलूंगा ये खर्चे तो मेरे रेवेन्यू वाले डायरेक्टली हो गए, वो 12 और 2 लाख 14 लाख रुपए है। इसमें से इनके लिए एट्रीब्यूटेबल ये 10 साल के लिए है और वो दो चीजें 5 साल के लिए, तो इनको 10 साल में, इनको 5 साल में वोट आगे मुझे 2.5 लाख का खर्चा आता है, तो मैं बोलूंगा कि वो जो 22.5 लाख का खर्चा है इसमें से 2.5 लाख का खर्चा ऐसा है जो इस साल के लिए एट्रीब्यूटेबल है, 2.5 लाख का खर्चा ऐसा है जो इस साल के लिए एट्रीब्यूटेबल है, तो उसको मैं इस साल के पीएनएल में ले जाऊंगा, तब जाके मेरा करेक्ट प्रॉफिट आएगा। ये मुझे कौन सा कंसेप्ट बोलता है, मैचिंग कंसेप्ट बोलता है। समझ आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कोई बात नहीं ना, तो जो एक्सपेंस होता है उसका मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है जिसका वो सारा खर्चा जिसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा है। जब 1 साल से फायदा है तो उसको एक ही पीरियड में क्यों डाल देंगे, वो गलत हो जाएगा, उस पीरियड के साथ ना इंसाफी हो जाएगी, और वो पहला ही पीरियड होगा आपका, तो आप बोलोगे हमें तो लॉस हो रहा है, हमें करेक्ट प्रॉफिट अराइव नहीं होगा। हमें जो अकाउंटिंग करनी है वी हैव टू अराइव एट द करेक्ट प्रॉफिट। हमें ट्रू एंड फेयर व्यू मिलना चाहिए बिजनेस का, वो तब मिलेगा जब हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस का बाइफिकेशन समझेंगे। समझ आई बात, आगे आएंगे ये चीज तब मैं और डिस्कस करूंगा, बट अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करना था कि एक्सपेंडिचर जो होगा वो दो तरह का, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस करके हम डायरेक्टली ले जाएंगे, और यहाँ का अपोर्शनमेंट जो करेंगे ये फिर हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे आगे, तो वहां पर बोलेंगे कि इसमें कैसे डेप्रिसिएशन करेंगे, इसमें कैसे डेप्रिसिएशन करेंगे, इसमें कैसे डेप्रिसिएशन करेंगे, वहां मैं तुमको दूसरा लॉजिक बताऊंगा कि हम एसएलएम डेप्रिसिएशन करेंगे या डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन करेंगे, वो मैं वहां पे बताऊंगा, बट फंडा वही रहेगा, मैचिंग कंसेप्ट, ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर इंकर्ड, तो जो मैच करेंगे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ताकि हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। अब मैं इस चीज को रब कर लेता हूं और हम करेंगे डिस्कस बिजनेस के सॉरी अकाउंटिंग के कंसेप्ट, ठीक है। अभी मैं सिर्फ वो कंसेप्ट बोलूंगा जो आपको ना अकाउंटिंग में जरूरत आएंगे, ठीक है। जब हम आगे आएंगे और जहां जहां मुझे लगेगा आप इस कंसेप्ट की जरूरत है मैं बोलूंगा, और लास्ट में फिर हम जाके क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट है जो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अभी एक्चुअली हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ बुक से देखेंगे, कोई कंसेप्ट अगर छूट गया है तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज तो समझ लो मोटा मोटी हमारा हो गया जो हमें अभी के लिए कंसेप्ट डिस्कस करने। तो आप सब लोग क्या करो ना, आप अपनी बुक निकालो, ठीक है। आप अपनी बुक निकालो और आप पेज नंबर, ये आपकी जो बुक है इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप सब करो, पेज नंबर 25 पे आ जाओ, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है। गैप क्या होता है, ये सारी बेसिक फंडा गैप उसको छोड़ दो, ठीक है। हमारा गर्ज है कि हमारा करेक्ट प्रॉफिट आना चाहिए, हम जो अकाउंटिंग करेंगे करेक्ट प्रॉफिट जो होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट है, कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला हमारा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या बोलता है, हमने डिस्कस कर दिया, बिजनेस अलग है बिजनेसमैन अलग है। टू अराइव एट अ करेक्ट प्रॉफिट इज नेसेसरी टू बाइफरकेट बिटवीन द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑफ माइंड द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑफ बिजनेस। हम जो हिसाब रखेंगे बिजनेस का रखेंगे, बिजनेसमैन का रखेंगे, उसकी घर की प्रॉब्लम्स, उसकी घर की ट्रांजैक्शंस बिजनेस में नहीं लाएंगे। तो अगर वो यहाँ पैसा ला रहा है तो हम उसको कैपिटल बोलेंगे, अगर वो यहाँ से कोई पैसा निकालेगा ड्राइंग रखेंगे, उसका हिसाब रखेंगे। वो अपने जेब से किसको क्या दे रहा है हम उसका हिसाब नहीं रखेंगे, ये बहुत जरूरी जानना है प्रॉफिट। अदरवाइज वो पैसा निकालता जाएगा, ठीक है, हम उसका हिसाब नहीं रखेंगे तो हम बोलेंगे हमारे पास लास्ट में कैश ही नहीं बचा है, क्या हो गया, क्योंकि हमने फंडामेंटल गलती वहां पे कर दी, जब भी वो कैश निकाला था हमने उसको ड्राइंग करके उसको उसकी कैपिटल को कम करना था, ठीक है। उसके बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। जो जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म में, जो जो हैपनिंग मॉनिटरी टर्म में नहीं होगी उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ उनको करेंगे जो हमारी मॉनिटरी टर्म में हो गई। दूसरा जो इसका है मनी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का जो दूसरा चीज है, अभी मैं तेज तेज बोल रहा हूँ क्योंकि उतना ही आपको जरूरत है, ठीक है। दूसरा फंडा ये है, हम जो अकाउंटिंग करेंगे ना, तो थोड़ा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको हम रिकॉल हो जाए, ठीक है। हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर दिया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये हमने डिस्कस कर दिया, गुड। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट। दूसरा हमने क्या किया, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट,
बिजनेस मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मतलब सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो एक्सप्रेस की जाएंगी इन टर्म्स ऑफ मनी, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वो सारी हैपनिंग्स जो मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, हमारा एक एम्प्लॉय जो बहुत जीनियस था कंपनी को छोड़ गया, हैपनिंग है, नुकसान भी हो जाएगा, बट इसको हम मॉनेटरी टर्म में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो हम इसको अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज जो इसका मतलब है, जो मेजरमेंट होगा वो मनी में होगा, जो मेजरमेंट होगा, जो अकाउंटिंग होगी वो मनी में होगी। रुपीज हम यूज करेंगे, अमाउंट इन रुपीज, हम यूनिट्स में नहीं करेंगे, हम यूनिट्स में नहीं करेंगे बल्कि मनी में करेंगे अकाउंटिंग। सारा हिसाब पैसों में रखेंगे। अगर एक बिजनेस है उसको क्या हो सकता है, उसको क्या हो सकता है, उसको उसके पास 2 कनाल जमीन हो सकती है, उसके पास 50 गारमेंट्स के वो हो सकते हैं, पीसेस हो सकते हैं, 50 पीसेस होंगे शर्ट के, ठीक है, 100 पैंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। हम रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं करेंगे 50 शर्ट्स डेबिट, नहीं, हम उनका वैल्यू जो होगा उसको अकाउंटिंग वैल्यू जो होगा मनीटरी टर्म्स में जो वैल्यू होगा उस पर रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, मतलब मनी मेजरमेंट के 2 मतलब निकलते हैं, एक सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, एंड सेकंड अकाउंटिंग विल बी डन इन मनी एंड नॉट इन द यूनिट्स। ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज हमने क्या पढ़ा, गोइंग कंसर्न। क्या बोला हमने, गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है, ये जो बिजनेस है इट विल गो फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। हम जो बिजनेस करेंगे रेकरिंग ट्रांजेक्शन हो जाएगी और इनडेफिनिट पीरियड के लिए हो जाएगा, एक ही साल के लिए नहीं रहेगा, एक ही साल के लिए नहीं रहेगा। हमारा जो बिजनेस है एक ही साल के लिए नहीं रहेगा, बहुत टाइम पीरियड के लिए रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न। ठीक है, वही याद करो। अभी जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मैंने बता दिया था स्टार्ट में ही कि हमारा बिजनेस एक साल के लिए नहीं रहेगा, बहुत सालों के लिए रहेगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, कुछ पीरियड्स में बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, कुछ पीरियड में बाइफरकेट करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले हमारा प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। समझ आई बात, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, वो जो पूरा टाइम लाइन पीरियड है उसको हम बाइफरकेट करेंगे छोटे छोटे सालों में, फाइनेंशियल ईयर में 1920। तो इसके अकाउंट यहाँ पे देंगे हमें प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, यहाँ पे देंगे कितना रेवेन्यू आया, यहाँ पे देंगे कितना एक्सपेंस हुआ, उनको लेस करके हमें प्रॉफिट आ जाएगा। इस गोइंग कंसर्न को हमने बाइफरकेट कर दिया छोटे छोटे समय। एग्जाम्पल अभी मैं जैसे देता हूँ, एक क्लियर हो जाएगा थोड़ा आपको ना। मैंने यहाँ पे ना कंप्यूटर लिया था, कंप्यूटर लिया था मैंने 50,000 का। गोइंग कंसर्न है, हम बोलेंगे इस कंप्यूटर का फायदा एक ही साल नहीं मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, तो मोर देन 1 ईयर मिलेगा। अगर गोइंग कंसर्न नहीं होता तो हम बोलता कि एक ही साल रहेगा बिजनेस, तो मैं इस पूरे 50,000 को एक ही साल में डाल देता खर्चा। बट इसका फायदा मुझे 1 साल से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं बिलीव कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और फिर मैं तभी बोल रहा हूँ अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से, फिर मैं क्या करता हूँ, एक ही साल में इसका खर्चा नहीं डाल देता हूँ, बहुत सारे सालों में खर्चा डाल देता हूँ। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न अगर नहीं होता तो फिर मैं ये पूरा खर्चा एक ही साल में डालता। गोइंग कंसर्न है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके फायदे को आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बिजनेस आगे रहेगा, अदरवाइज सारा खर्चा एक ही साल में जाता। फिर हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग पीरियड, तो इस सबको हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करें। फिर हमें क्या आया, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलेगा हमें, जो जो खर्चे हुए हैं उस रेवेन्यू को कमाने के लिए, उसको उस पीरियड में ले लो जिस पीरियड में उस रेवेन्यू को कमाया है। मतलब जिस पीरियड में जो रेवेन्यू कमाया है उसको इनकर करने में जितने भी खर्चे हो गए उनको उससे लेस करो। तो मैचिंग कंसेप्ट बोलेगा ये जो 50 अगर तुमने 5 साल के लिए है तो इस साल के रेवेन्यू के लिए कितना हो जाएगा 1/5, तो इसमें से ये 10,000 लेस करो, और बाकी खर्चे जो इस रेवेन्यू को इनकर करने में अर्न करने में इनकर हुए उनको भी लेस करो, तभी जाकर तुम करेक्ट प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। कौन बोलेगा हमें, मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मैंने बोल दिया, मैचिंग कंसेप्ट बोल दिया, कुछ कंसेप्ट और है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट है। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है,
हम अकाउंटिंग जो करेंगे गुड्स की एट दियर कॉस्ट करेंगे, ठीक है, फाइन, इसको इतना याद रखो। तो जो गुड्स की कॉस्ट होगी उस पर देखेंगे हम, तब नहीं देखेंगे हमारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर हमने वो ज़मीन परचेज कर दी या बिल्डिंग परचेज कर दी 20 लाख है और उसकी वैल्यू 25 लाख है, हम 20 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमारा जो कॉस्ट हुआ वो 20 लाख है। इसके बाद एक कंसेप्ट है मटीरियलिटी कंसेप्ट, ठीक है। तो बोलता है कि मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है ना, समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हम बोलेंगे अगर वो मटीरियल है तो उसकी अकाउंटिंग हम करेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें 12 महीने वाला फंडा भी ठीक है, पर उसमें हम देखेंगे कि मटेरियल भी है कि या इमटेरियल है। अगर मैं एक कैलकुलेटर लाता हूँ, क्या लाता हूँ, कैलकुलेटर दूर है मैं इधर ला नहीं सकता, अगर मैं इस कैलकुलेटर को लाता हूँ बिजनेस में, इसका फायदा एक ही साल नहीं रहेगा, एक साल से ज़्यादा रहेगा। तो क्या इसको कैपिटल एक्सपेंड करेंगे और कैपिटल इसका जो खर्चा होगा वो हर साल में डालेंगे? नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी आइटम है, 100-200 रुपये का कैलकुलेटर है तो उसको हम एक साल के पीरियड में डाल सकते हैं। मतलब वो जो मैचिंग कंसेप्ट था रेवेन्यू और उसके जितने भी एक्सपेंस उस रेवेन्यू को अर्न करने में हुए होंगे एट्रीब्यूटेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको उन साल में डाल दो, वो तो ठीक है। तो फिर कैलकुलेटर एक साल से ज़्यादा साल टाइम में चलेगा। या तुमने स्टेशनरी परचेज कर दी, वो हो सकता है एक साल से ज़्यादा टाइम में रहेगी, तो तुम क्या करते हो, उसको ले सकते हो उसी साल का खर्चा, ठीक है, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ द मटेरियलिटी। आगे आएगा तब मैं और डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हुआ, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंसेप्चुअल टर्म में देखा जाए तो वो कंप्लीट हो गया। हालांकि थ्योरेटिकली देखा जाए तो कुछ कंसेप्ट्स मैंने अभी डिस्कस नहीं करे, बट बिलीव मी, मुझ पर भरोसा रखो, अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। हम पहले बेसिक जो अकाउंटिंग है ना उसको सीखेंगे, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस को। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, एक एक पेज मैं बुक का कवर करूँगा और हम देखेंगे, हम कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे। बट अभी बोलूँगा आपको तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप मुझ पर छोड़ दो, कब क्या करना है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। तो हमने रिकॉल करेंगे हमने क्या कर दिया आज, हमने जो लास्ट चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थी उनको कंटिन्यू कर दिया। जो छूट गई थी एसेट का टाइप, करंट एंड नॉन करंट, उसको हमने डिस्कस कर दिया। उसी के बाद हमने जंप कर दिया एसेट, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, उसको समझाते समझाते डायरेक्टली मैंने जंप कर दिया कि मेरा जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू टाइप का हो सकता है या नॉन करंट ये कैपिटल का होता है। तो कैपिटलाइज को मैंने लीड कर दिया नॉन करंट और उसको करंट के साथ उसको डायरेक्टली रेवेन्यू एक्सपेंस ले लिया। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे हम पीएनएल में ले जाएंगे तो वो मैंने थोड़ा बता दिया, जो अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में, इस तरह से हमारा प्रॉफिट आएगा। तो इसी के साथ मैंने कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कवर कर दिए। हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा, हमने ये जितने भी कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू गोइंग कंसर्न, ये सारा हमने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंप्लीट। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा, वो है कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। अब हम बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग जो है उसका ग्रामर पढ़ेंगे कि क्या रूल्स है उस पर, कि उस अकाउंटिंग कैसे करें। कुछ कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस कर दिए, इस लैंग्वेज को समझने के लिए हमने अभी तो वोकैबुलरी समझी, कुछ बेसिक कंसेप्ट हुए, अब हम रूल्स कल पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।